नमस्कार साथियों, अगस्त्या नीट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। आज हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो शुरू था चैप्टर, उसी में से इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बर्निंग पॉइंट है। समझिए, एक बीमारी का नाम है। इस बीमारी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इसकी लाइफ साइकिल क्या है, कैसे फैलता है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या इसके क्योर हैं। तो लेट अस स्टार्ट। एड्स। एड्स के नाम से सभी परिचित होंगे। एड्स का मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम है। सिंड्रोम मीन्स जेनेटिकल बीमारी है, क्रोमोसोम से रिलेटेड है, जीन से रिलेटेड है। जीन से या क्रोमोसोम से रिलेटेड जो बीमारी होती है उसको सिंड्रोम कहते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है। किसकी डिफिशियंसी हो रही है? इम्यून की। हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी हम लोग पढ़ चुके। जो WBC है, हमारी ल्यूकोसाइट्स हमारे बॉडी में, ब्लड में है। ल्यूकोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, लिम्फेटिक ऑर्गन्स, ये सब मिल करके सेल्स, ब्लड एंड लिम्फेटिक ऑर्गन, ये तीनों मिलकर के हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को यानी डिफेंस मैकेनिज्म को चलाते हैं। बॉडी में जितने भी जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी तरह कोई बीमारी, फंगस, एल्गी या हेलमेंट्स, जो भी इन्फेक्शन होते हैं, जो भी बाहर के फॉरेन प्रोटीन या एंटीजन्स आते हैं, सब मिल करके पूरी बॉडी की इम्यूनिटी को बरकरार रखते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म को रखते हैं, जिससे हम पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। लेकिन एक ऐसा वायरस है, ये हमारी इम्यून के लिए ही बीमारी करता है, इम्यून सिस्टम को ही डिस्टर्ब करता है। वायरस, ये वायरस की बीमारी है, इसका नाम है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। इसका क्या नाम है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, HIV वायरस कहते हैं इसको। एक ऐसा वायरस है जो हमारी इम्यूनिटी को, हमारी वो सेल्स, वो ऑर्गन्स, वो पार्टिकल्स, वो पार्ट्स जो हमारी इम्यूनिटी को देख रहे हैं, इम्यूनिटी कर रहे हैं, उन्हीं को डिस्टर्ब करती है, उन्हीं के ऊपर अटैक करती है। इम्यूनिटी के बारे में हम लोगों ने WBC यानी ल्यूकोसाइट्स के बारे में पढ़े थे। जरा सा एक नजर हम अगर ल्यूकोसाइट में डालेंगे तो इसको समझने में हमें आसानी होगी कि WBC ल्यूकोसाइट्स हमारी बॉडी में कैसे, कितने प्रकार की होती है और कैसे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बरकरार रखती है। उसके बारे में एक जरा सा नजर डालेंगे तो हम लोग थोड़ा सा आसानी से समझ लेंगे। जैसे ये है WBC यानी इसको हम लोग ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ल्यूकोसाइट ये दो प्रकार की थी, इम्यूनिटी हम लोग पढ़े थे, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। अब ये दो प्रकार की हो गई थी, एक ग्रेनुलोसाइट, और दूसरा था ग्रेनुलोसाइट। देखिए, हमने बताया था कि WBC का जो स्ट्रक्चर है, जो हमने उसने बताया था इम्यूनिटी के बारे में, वो हमेशा याद रखना चाहिए। वो चार्ट अगर हमेशा दिमाग में रहेगा तो हमको उसको समझने में आसानी होगी हमेशा के लिए। अब देखिए, एक है एक ग्रेनुलोसाइट, मतलब जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, और ग्रेनुलोसाइट्स जिसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये हमने बताया था 3 प्रकार का था, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स। इओसिनोफिल बेसोफिल और एक था न्यूट्रोफिल। ये 3 तरह से जिसमें ग्रेनुल्स होते हैं सब। और एक ग्रेनुलोसाइट जिसमें ग्रेनुल नहीं है, ये हमने बताया था 2 प्रकार की थी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट देन अगेन 2 प्रकार की हो गई थी, याद होगा हम लोगों को। एक था बी सेल
और दूसरा था टी सेल। मोनोसाइट अगेन दो प्रकार का, एक को कहते हैं माइक्रोफाज, और दूसरे को डेंड्राइट्स, DENDRITIC, डेंड्राइटिक्स ये थे। इसमें डेंड्राइट लाइक स्ट्रक्चर थे, ये माइक्रोफाज बड़ा सा था, इसमें न्यूक्लियस था, ये डेंड्राइट लाइक स्ट्रक्चर थे। स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े होंगे। एक बी सेल थी, एक टी सेल थी। बी सेल एंटीबॉडी बनाती है, एंटीबॉडी हम लोगों ने पढ़ा था 5, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD, ये 5 तरह के एंटीबॉडी थे, हम लोगों ने पढ़ा था। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर भी पढ़ा था। उसी तरह से टी सेल भी 4 तरह के थे, टी हेल्पर, टी सप्रेसर, टी मेमोरी और टी साइटोटॉक्सिस। ये 4 तरह की टी सेल थी। और ये बी सेल एंटीबॉडी बनाती हैं, वो 5 तरह की। देखिए ये स्ट्रक्चर याद करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम जो HIV वायरस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं इसी से रिलेटेड है। क्योंकि HIV वायरस हमारा अटैक कहां करता है? हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। ये माइक्रोफाज जो है ना, माइक्रोफाज या डेंड्राइट्स और ये टी सेल, इन्हीं दोनों पे इसका अटैक होता है। इसलिए मैंने स्ट्रक्चर बता दिया, एक बार फिर से देख लें, तब जाकर के इसकी लाइफ साइकिल के हम ठीक से समझ पाएंगे। WBC यानी ल्यूकोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट्स, एक ग्रेनुलो में ग्रेनुल्स नहीं होते हैं, सॉफ्ट होता है। ग्रेनुलोसाइट में ग्रेनुल होते हैं। ये 3 तरह से था, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स। एक ग्रेनुलोसाइट्स 2 प्रकार की थी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। लिम्फोसाइट फिर 2 तरह की थी, बी सेल और टी सेल। बी सेल एंटीबॉडी बनाती है, एंटीबॉडी 5 तरह की थी, IgA, IgG, IgM, IgE, IgD, 5 एंटीबॉडी हो गई। और टी सेल भी 4 प्रकार की होती है, टी हेल्पर, टी सप्रेसर, टी साइटोटॉक्सिस और टी मेमोरी। और इस तरह से अगर हम मोनोसाइट देखेंगे तो 2 प्रकार की होती हैं, माइक्रोफाज और डेंड्राइटिक्स। जो HIV वायरस का अटैक्शन जो अटैक करती है वो माइक्रोफाज और टी सेल, इसी दोनों पे इसका अटैक होता है। इसलिए मैंने चार्ट बताया। ओके, अब क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं, HIV वायरस एड्स की बीमारी करता है, इम्यूनिटी को हमारे डिस्टर्ब करता है, इम्यूनिटी पे अटैक करता है। इम्यूनिटी कैसे अटैक करता है? माइक्रोफाज और टी सेल, ये 2 तरह की हमारी जो सेल्स होती हैं ल्यूकोसाइट्स की, इन्हीं दोनों पे इसका अटैक होता है। कैसे होता है, कैसे लाइफ साइकिल इसकी चलेगी, हम इसको आगे चर्चा करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि इस HIV वायरस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये ट्रांसमिशन फैलती कैसे है। सिम्टम्स हम जान गए कि हमारी इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करती है, उसी अटैक करती है। हमारी इम्यूनिटी जो है गायब हो जाती है शरीर से, वो खत्म होती है। ऐसा खतरनाक, ऐसा डेंजरस वायरस है। ट्रांसमिटेड थ्रू कंटैक्ट विद इन्फेक्टेड ब्लड, सीमेन, वेजाइनल फ्लूइड्स, वेजाइनल या रेक्टल फ्लूइड्स, ब्लड, सीमेन, ब्लड कौन सा है? इन्फेक्टेड ब्लड, या मदर चाइल्ड से, बच्चे जो होते हैं जो मां के दूध पीते हैं उससे भी होता है। ये 3-4 तरह से इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन होता है। रेजर से दाढ़ी बना रहा है, रेजर से, नीडल से सिरिंज लगा रहा है, इंजेक्शन इन्फेक्टेड ब्लड से आपके पास आ गया। यानी फ्लूइड का कांटेक्ट होना चाहिए। वो फ्लूइड ब्लड का हो या बॉडी फ्लूइड हो, उसका कांटेक्ट होना चाहिए। बॉडी के कांटेक्ट से HIV नहीं होता है, किसिंग से HIV नहीं होता है, जब तक फ्लूइड का कांटेक्ट नहीं होगा। पेशेंट का फ्लूइड, वो फ्लूइड ब्लड हो सकता है, वो फ्लूइड और भी हमारी ग्लैंड्स में फ्लूइड होता है,
सीमेन में भी फ्लूइड है, वेजाइना में भी फ्लूइड है, रेक्टल में भी, रेक्टम वहां भी फ्लूइड है, और सीमेन में भी फ्लूइड है। इस फ्लूइड का जब कांटेक्ट होगा, कांटेक्ट का माध्यम कोई भी हो, रेजर से, दाढ़ी आदमी बनाया उसने, दाढ़ी आपको लग गई, उसका ब्लड उसमें लगा, ब्लड का कंटेक्ट हो गया, फ्लूइड का कांटेक्ट हो गया। नीडल से इंजेक्शन से लगाया, वो इंजेक्शन इन्फेक्टेड व्यक्ति से आपके अंदर लग गया, उसका कांटेक्ट हो गया, यानी ब्लड का कांटेक्ट हो गया। फ्लूइड का कांटेक्ट होना चाहिए, हवा से नहीं फैलती है, टच करने से कांटेक्ट, बॉडी कांटेक्ट से नहीं फैलती है। फ्लूइड का कांटेक्ट जब तक नहीं होगा, क्योंकि फ्लूइड में होता है। ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। सिम्टम्स क्या है? ये फ्लू लाइक सिम्टम्स, फ्लू, इसमें बुखार होगा, जुकाम होगा, सर दर्द होगा, अदर्स विभिन्न तरह के बॉडी लॉस होगा। इस बीमारी में वाइडल होगा, फीवर होगा, नाइट स्वीट्स होगी, रात में पसीने आएंगे, थकावट होगी, जल्दी जल्दी थकावट होगी, जल्दी जल्दी आदमी बीमार होगा, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होगा। क्योंकि इम्यूनिटी अगर डिस्टर्ब हो रही है तो दुनिया की सारी बीमारियां आपको अटैक कर जाएंगी। जो भी बीमारी पकड़ेगी छोड़ेगी नहीं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो रही है। इसलिए कोई एक बीमारी नहीं आती है, जितनी बीमारियां आपके संपर्क में आ जाएंगी, सब बीमारी आपको पकड़ लेती है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी है नहीं। और इसका क्योर बता रहे हैं, देयर इज नो क्योर, कोई इलाज है नहीं इसका। देखिए, ये HIV वायरस का जरा सा हम स्ट्रक्चर देख लें। ये तो हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया, सिम्टम्स हो गए, क्योर हो गया। HIV वायरस जो अटैक कर रहा है किसको? माइक्रोफाज और टी सेल को। दो चीजें हैं, सबसे पहले माइक्रोफाज पर अटैक करता है, उसके बाद टी सेल में, इन्हीं दोनों को डिस्टर्ब करता है। और इसका एक विंडो पीरियड होता है, यानी एक बार जब एक वायरस बॉडी में एंट्री करेगा, एंट्रेंस करेगा, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने, वर्ष, साल के बाद सिम्टम्स आते हैं। इस बीच में अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाता है, इसको विंडो पीरियड कहते हैं, याद रखिएगा। विंडो पीरियड मींस वो पीरियड सिम्टम्स और इन्फेक्शन के बीच का पीरियड को विंडो पीरियड कहते हैं, जिस बीच में अपनी पॉपुलेशन ये HIV वायरस बढ़ाता है, इसको विंडो पीरियड कहते हैं। स्ट्रक्चर जरा ध्यान से हम देखेंगे इसका, स्ट्रक्चर कैसे होता है किसी भी वायरस का। वायरस के बारे में हम लोग पढ़े हैं। वायरस एक ऐसा नॉन सेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो ना तो नॉन लिविंग है ना तो लिविंग है, दोनों के बीच का स्टेज होता है। जब सेल स्टेज यानी सेलुलर सेल के लिविंग सेल से बाहर रहेगा तो नॉन लिविंग है। जैसे ही ये लिविंग सेल के अंदर प्रवेश करेगा, लिविंग सेल के कांटेक्ट में जाएगा, वो लिविंग की तरह बिहेव करने लगता है। गजब का मॉलिक्यूल है, गजब का ये अद्भुत इसकी विशेषताएं हैं वायरस की। इसके बारे में तो हम कभी कभी पढ़ते हैं तो बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं, ये ऐसा भी एक जीव है। जब बाहर रहेगा नॉन लिविंग है, लेकिन जैसे ही इसीलिए इसको नॉन सेलुलर कहा जाता है, सेल नहीं है इसके अंदर। ये नॉन लिविंग लिविंग के बीच की स्टेज को कहा गया है, माइक्रोस्कोपिक है। जैसे ही किसी लिविंग सेल के अंदर जाएगा ये लिविंग हो जाता है, जादू की तरह काम करता है। कैसे होता है? अब इसका जरा स्ट्रक्चर हम देखें। कोई भी वायरस, उसके एक जेनेटिक मटेरियल होगा, एक कोड होगी, बस इतना इसका स्ट्रक्चर होता है। नो एनी साइटोप्लाज्म, नो एनी राइबोसोम्स, नो एनी सेल ऑर्गेनेली, कुछ नहीं। एक जेनेटिक मटेरियल है, वो DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है, वो सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, और उसके ऊपर से एक प्रोटीन की कोड होगी। बस इसका स्ट्रक्चर इतना है और कुछ नहीं। कुछ और एसेसरी स्ट्रक्चर होते हैं, यही मिलकर के वायरस है। सिंपल सामान्य है। HIV वायरस के बारे में स्ट्रक्चर देखें जरा। देखिए, ये है हमारा बीच में देखेंगे, ये आपका RNA जीनोम इसको बोलते हैं। ध्यान से इसके स्ट्रक्चर को देखिएगा, गजब का इसका स्ट्रक्चर है। RNA जेनेटिक मटेरियल है। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिसमें DNA भी होता है, जेनेटिक मटेरियल, लेकिन ज्यादातर केस में वायरस के अंदर RNA ही जेनेटिक मटेरियल होता है। डबल स्ट्रैंड या सिंगल स्ट्रैंड कुछ भी हो सकता है, इसमें डबल स्ट्रैंड है। ये हमारा RNA है, देखें
ये बीच में है, ये डबल है। ये हो गया हमारा जीनोम। इसके चारों तरफ दिख रहे हैं आप, ये देखें आप, इसके चारों तरफ ध्यान से इसके स्ट्रक्चर को आप देखिएगा। इसके चारों तरफ एक खोल है जिसको कैप्सिड कहते हैं, यानी जो आरएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है, ऊपर से एक खोल से, प्रोटीन की खोल से बंधा है जिसको कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड बहुत पूछा जाता है कि कैप्सिड और प्लाज्मिड्स में अंतर है। प्लाज्मिड जो होता है हमारा बैक्टीरिया में होता है, वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है, वो इंपॉर्टेंट रोल करता है। वो हमारे आरएनए डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में वो हमारा वेक्टर का काम करता है। लेकिन यहां कैप्सिड है। कैप्सिड क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल को घेरता है, चारों तरफ से एक खोल है, इनवेलप है, इसको क्या कहेंगे? कैप्सिड। यानी आरएनए चारों तरफ से एक खोल से बंधा है जिसको कैप्सिड कहेंगे। ये हमारा कैप्सिड हो गया, देखिए, यानी आरएनए कैप्सिड। और देखें इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ देखेंगे आप, ये देखेंगे, ये एक और खोल बनी हुई है इसके, ये खोल है। ये खोल जो है एमएचसी प्रोटीन्स की बनी हुई। एमएचसी एक प्रकार की ऐसी प्रोटीन है, नहीं, ये एक और प्रोटीन है, प्रोटीन से कवर्ड है। उसके चारों तरफ देखेंगे, उसके चारों तरफ एक ये है, एक खोल और है इसकी, ये खोल है। ये किस चीज की बनी है? ये जो बीच वाली है इसको P7 मैट्रिक्स प्रोटीन कहते हैं। ध्यान रखिए, P7 मैट्रिक्स प्रोटीन, ये वाली कैप्सिड से बाहर जो खोल है इसको P7 मैट्रिक्स प्रोटीन कहते हैं। बीच में आरएनए, चारों तरफ से कैप्सिड, फिर उसके ऊपर चारों तरफ से P7 मैट्रिक्स प्रोटीन। एक प्रोटीन की और खोल है, इसको P7 मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है, इसको घेरे हुए है। उसके बाहर भी एक प्रोटीन है, उसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेस। दो चीज और बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें है। एचआईवी वायरस में दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन और होती है। एक होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और दूसरी होती है इंटीग्रेस। इंटीग्रेस देख लीजिए, आरएनए के किनारे पे लगा हुआ है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बीच में है। ये दोनों प्रोटीन है, इसको एंजाइम्स भी बोलते हैं। ये दोनों इस वायरस के मिसाइल हैं, गजब का रोल इनका है। ये दोनों के नाते ही ये बड़ा डेंजरस हो जाता है। दोनों का रोल क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या काम है, हम लोगों ने पढ़ा था, ये आरएनए को डीएनए बदल देता है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसका काम है कि आरएनए को डीएनए में बदल देगा। जब डीएनए में आरएनए डीएनए बदल जाएगा तो जेनेटिक मटेरियल हो गया, फिर वो डीएनए जेनेटिक की तरह बिहेव करने लगता है। और ये हमारा इंटीग्रेस एंजाइम जो इसके साथ लगा हुआ है, ये इस डीएनए को, जो डीएनए चेंज हो गया, आरएनए से जो डीएनए चेंज हो गया, होस्ट के डीएनए में जाकर के इंटीग्रेट कर देता है, आपस में उसको जोड़ देता है। उसको पहले उस होस्ट के डीएनए को कटिंग करेगा, फिर ये एंजाइम उसको बीच में इसको जोड़ देगा, इंटीग्रेट कर देगा उसको। अब ये डीएनए, ये आरएनए जो डीएनए में बदल गया ट्रांसक्रिप्टेज के माध्यम से, होस्ट के डीएनए का पार्ट हो गया। अब आप जैसे चाहेगा ये डीएनए होस्ट के डीएनए को उसी तरह से हाईजेक करके काम कराता है। फिर से समझ लीजिए, दोनों एंजाइम्स इस वायरस के मिसाइल है, इसको मिसाइल हम लोग कहते हैं। इसी दोनों का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, इंटीग्रेस और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये दो एंजाइम है इसके। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए को डीएनए में बदल देगा और इंटीग्रेस इस डीएनए को होस्ट के डीएनए में ले जाकर के उसमें इंटीग्रेट कर देगा, उसको जोड़ देगा, उसी का पार्ट बना देगा। अब क्या करेगा, ये हमारा वायरस वाला जो डीएनए है वो होस्ट के डीएनए को हाईजेक कर लेगा और फिर मनचाहा काम कराना शुरू कर देगा उससे। जैसे चाहेगा वैसे काम कराएगा।
जैसे गाड़ी कोई जा रही हो, कोई सीट पे बैठा हो, ड्राइवर के सीट पे बैठ करके ड्राइवर की गाड़ी की स्टीयरिंग को ले ले और जैसे गाड़ी चलेगा वैसे चलेगा। ये हमारा आरएनए जो है वो डीएनए में बदल गया वायरस वाला, और ये डीएनए जो होस्ट की डीएनए में जाएगा तो उस सीट पे बैठ जाएगा, पूरी कमान अपने हाथ में ले लेगा, जैसे चाहेगा वैसे करेगा काम। ये दोनों एंजाइम मत भूलिएगा। इंटीग्रेस क्या करता है, होस्ट के डीएनए में वायरस के डीएनए को इंटीग्रेट करता है, उसको काट के उसमें जोड़ देगा, उसमें मिला देगा। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स आरएनए को डीएनए बदल देगा। ये दोनों इसके पास है, दोनों इसके पास समझिए आप मिसाइल है सब, ये दोनों है। देखिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, फिर चारों तरफ से ये वायरस एक ग्लाइकोप्रोटीन से घिरा है, और बीच बीच में देखेंगे इस पे ये स्पाइंस बने हुए हैं, किसके हैं, डॉकिंग ग्लाइकोप्रोटीन के हैं। चारों तरफ से स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए ये स्पाइन, इसको GP122 डॉकिंग ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, इसको मत भूलिएगा। इसका नाम है GP122 ग्लाइकोप्रोटीन। अब 3 तरह के इसमें ग्लाइकोप्रोटीन हो गई, एक P17 जो कैप्सिड्स के बाहर है, दूसरा GP41 जो आपके जो स्पाइंस है, देखिए 41 और 122, ये 122 सबसे ऊपर है, ये ऊपर वाले पोर्शन को हम 122 कहेंगे, और नीचे वाले को क्या कहेंगे, 41 प्रोटीन। स्ट्रक्चर देखिए कितना टेक्निकल है इसका। जो हमारा ग्लाइकोप्रोटीन है इसको 2 पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट को हम क्या कहेंगे 122, और नीचे वाले भाग को कहेंगे 41, GP41, GP122 और P17 ये है इंटरनल। ये आपका टोटल स्ट्रक्चर है। जो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर है इसका गजब का रोल है, ये जाकर के होस्ट पे अटैच होता है। ये जब होस्ट पे जाएगा इसी स्पाइन से उस होस्ट की सेल पे अटैच हो जाएगा। अगर ये काट दिया जाए, हटा दिया जाए, तो ये वायरस कुछ नहीं कर पाएगा। सपोज जब कोरोना वायरस चला था तो हम लोग सैनिटाइजर और साबुन का यूज करते थे। वो क्या करता था, कोरोना वो भी वायरस था, उस पर भी स्पाइन, जितने वायरस होते हैं सब पे स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है ग्लाइकोप्रोटीन का। ये जाकर के होस्ट से ज्वाइंट करता है। अगर उस स्पाइंस को काट दिया जाए, हटा दिया जाए, तो वायरस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए हम लोग साबुन या सैनिटाइजर से हाथ धुलते थे। अगर कोरोना वायरस हमारे पास होगा तो सैनिटाइजर और साबुन होता क्या है, अल्कोहल होता है एथेनॉल। एथेनॉल इसका दुश्मन है। एथेनॉल जैसे ही इसको आएगा ग्लाइकोप्रोटीन फट जाती है, फट जाएगी तो इसका स्पाइंस जो है बर्स्ट हो जाएगा, फिर ये वायरस कुछ नहीं कर पाएगा, पड़ा रहेगा, वो डेड लाइक है, नॉन लिविंग है। क्योंकि जैसे ही लिविंग सेल के अंदर जाएगा ये नॉन लिविंग लिविंग हो जाएगा, बाहर पड़ा है नॉन लिविंग है। तो ये स्पाइंस जो बनी हुई है ग्लाइकोप्रोटीन की 2 पार्ट्स में है, 41 और 120। 120 सबसे ऊपर है, 41 नीचे है, 2 पार्ट में है ये स्पाइंस, ऊपर वाला नीचे वाला। ऊपर वाले को क्या कहेंगे 120 और नीचे वाले को GP41, 2 पार्ट्स में है। इसका काम क्या है, अटैच करता है होस्ट सेल से, और इसके लिए एथेनॉल यानी ग्लाइकोप्रोटीन जब एथेनॉल में डाला जाएगा तो बर्स्ट हो जाएगी, टूट जाती है। स्पाइन है। एक प्रोटीन और है इसमें, MH प्रोटीन, बीच बीच में कहीं कहीं देखिए, ये है, ये है, ये है, ये इसको कहते हैं MHC प्रोटीन। एक ऐसा रिसेप्टर है जो T सेल, इसमें आकर के T सेल का रिसेप्टर है। हमने बताया नहीं, माइक्रोफॉज और T सेल दोनों सेल पे इस वायरस का, HIV वायरस का अटैक होता है। तो ये रिसेप्टर है, इस पे T सेल आकर के रिसेप्टर, T सेल रिसेप्टर है MHC प्रोटीन। और बाहर वाली जो है, सबसे बाहर वाली लिपिड एनवेलप है, लिपिड की प्रोटीन है। ये सिंपली हमारे HIV वायरस का स्ट्रक्चर है, समझ लीजिए, इसको देख लीजिए। इतना भयंकर बीमारी फैलाता है हमारे समाज में, जिसको हो जाता है उसकी जान ले लेता है। इसकी कोई बीमारी नहीं है,
क्योंकि हमारे डीएनए का पार्ट हो जाता है। एक बार फिर रिपीट करके हम आगे चलते हैं। चारों तरफ से एक इन्वेलप है जिसको लिपिड इन्वेलप कहेंगे। बाहर से चलते हैं, बाहर से स्ट्रक्चर देख लेते हैं। चारों तरफ से इन्वेलप, लिपिड इन्वेलप, इसके ऊपर स्पाइन, स्पाइन के दो भाग, कंस्ट्रक्शन दो में है। ऊपर वाले पार्ट को क्या कहेंगे? GP1 ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, और नीचे वाले को GP120 डॉकिंग ग्लाइकोप्रोटीन। उसके बाद हमारा क्या है? ये लिपिड का इन्वेलप है। उसके बाद P17, ये भी मैट्रिक्स प्रोटीन है, प्रोटीन से बना हुआ है। बीच में हमारा कैप्सिड है, कैप्सिड के अंदर RNA है, डबल स्टैंडर्ड, दो स्टैंड में है अलग अलग। इसी के पास ट्रांसक्रिप्टेज और इंटीग्रेस दो एंजाइम है। इंटीग्रेस और ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, दोनों के हमने आपको बता दिया क्या रोल है इसका, क्योंकि ये इस वायरस के मिसाइल है। इसी के माध्यम से ये अद्भुत बिहेवियर करता है अपने लाइफ साइकिल के साथ। ये हमारा हो गया करीब करीब आपका स्ट्रक्चर। आई होप स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, इसकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है। ट्रांसमिशन हम चर्चा कर चुके थे, वही स्ट्रक्चर इसमें भी है जिसको हम लोग चर्चा कर चुके। ट्रांसमिशन कैसे होता है? डायरेक्ट कंटैक्ट विथ सर्टेन बॉडी फ्लूइड्स, चर्चा हो गई। बॉडी फ्लूइड का जब तक कंटैक्ट नहीं होगा, बॉडी फ्लूइड, दिस में बी ब्लड और अदर फ्लूइड्स, रेक्टल फ्लूइड, सेमिनल फ्लूइड, और क्या है? दीज फ्लूइड्स आर ब्लड, सीमेन, रेक्टल फ्लूइड भी हो सकता है, रेक्टल फ्लूइड, वेजाइनल फ्लूइड्स, ब्रेस्ट मिल्क, बच्चा जब दूध पीता है वही फ्लूइड कंटैक्ट हो जाता है उसका, उससे भी हो जाता है। अब चलें, हैविंग सेक्सुअल कंटैक्ट, सेक्सुअल कंटैक्ट अगर कोई आदमी करेगा, कोई पेशेंट है, एक को वायरस हुआ है HIV, एक को नहीं हुआ, अगर सेक्सुअल कंटैक्ट हुआ तो सेमाइनल फ्लूइड का कंटैक्ट होगा, हो जाएगा। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, ब्लड का अगर कंटामिनेटेड ब्लड का अगर ट्रांसफ्यूज हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, ब्लड ले रहे हैं, इन्फेक्टेड है, हो जाएगा। और क्या है? contaminated blood can be considered if persons suffer from certain cancers, anemia and other, ये भी ट्रांसफर हो जाती है उसे। शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, अगर किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति का ये सिरिंज है, वो सुई आपको भी लग गई, वो हो गया फ्लूइड कंटैक्ट हो गया। सिरिंज, बॉडी ड्रग एडिक्ट्स। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा, अगर कोई पेट में बच्चा है, प्रेगनेंसी है, और मदर को HIV वायरस है, तो प्लेसेंटा को क्रॉस करते हुए बच्चे में भी चला जाएगा। बच्चा है किसी लेडी को, पेट में प्रेगनेंसी है, और उस मदर को HIV वायरस हो गया, तो उस बच्चे को हो जाएगा, क्योंकि ये HIV वायरस प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे को हो जाएगा। तो मिल्क से भी हो गया, मिल्क चूसने से भी बच्चा करेगा, या प्लेसेंटा, दोनों से हो गया। ये बॉडी फ्लूइड, कुल मिला के निष्कर्ष है कि बॉडी फ्लूइड जब तक कंटैक्ट नहीं करेगा तब तक नहीं होगा। शरीर के कंटैक्ट से नहीं होगा, किसिंग से नहीं होगा, सांस से नहीं होगा, एयर से नहीं होगा, बॉडी फ्लूइड के कंटैक्ट से होगा। ये हमारा ट्रांसमिशन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं। HIV वायरस का लाइफ साइकिल कैसे है, ध्यान से इसको देखिएगा, वेरी इंटरेस्टिंग। HIV वायरस हमने बताया आपको माइक्रोफाज होस्ट सेल है इसका। HIV वायरस जैसे ही हमारे ब्लड के अंदर आएगा, एनी माध्यम, किसी माध्यम से, ब्लड के माध्यम से, फ्लूइड कंटैक्ट के माध्यम से, मिल्क के माध्यम से, या प्लेसेंटा के माध्यम से, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से, या सीमन के
कंटैक्ट के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया बता दिए, उस माध्यम से अगर आएगा तो HIV वायरस सबसे पहले ब्लड में आएगा। ब्लड में हमारे क्या है? ल्यूकोसाइट है, क्योंकि ये इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करेगा। ल्यूकोसाइट में हमारा माइक्रोफाज है और टी सेल है, दो, जिसकी चर्चा हम आपसे कर चुके हैं। ये पकड़ता किसको है? माइक्रोफाज, माइक्रोफाज, माइक्रोफाज एंड टी सेल, टी हेल्पर सेल, यही दो इसके शिकार बनते हैं। माइक्रोफाज मोनोसाइट्स का है, डेंड्राइट्स को भी पकड़ता है, ऐसा नहीं, क्योंकि मोनोफाज दो थे, डेंड्राइट्स एंड माइक्रोफाज। लिम्फोसाइट दो थे, टी सेल, बी सेल, बी सेल को नहीं, टी सेल, टी सेल को शिकार बनाता है। किसको शिकार बनाएगा? माइक्रोफाज, डेंड्राइट्स, टी हेल्पर। सबसे पहले माइक्रोफाज को पकड़ता है। माइक्रोफाज में आप सपोज कीजिए ये एनिमल सेल है, ये आप समझिए कि माइक्रोफाज की आउटर वॉल है, ये आप समझ लीजिए, ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ये क्या करेगा? वायरल रेट्रोवायरस, इसको रेट्रोवायरस में बोलते हैं। ये रेट्रोवायरस ये आ गया, कहां आ गया? माइक्रोफाज की वॉल से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आके पहुंच गया। अब हमने बताया था इसकी स्पाइन होती है। दो चीज और याद रखिएगा, एक होता है CD4, CD4 एक प्रोटीन है, दूसरा CCR5, ये ध्यान रखिएगा, CCR5, CCR5, ये दो प्रोटीन है। ये जो हमारे HIV वायरस का जो स्पाइन है, ये CD4 को रिकॉग्नाइज करेगा, पहचान करेगा इसकी। CD4 किधर है? एक प्रोटीन है। एक समझिए कि माइक्रोफाज जितनी सेल्स होती है, सबसे ऊपरी परत पे एक प्रोटीन होती है जो उसकी पहचान होती है। जैसे हमारा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, हमारी पहचान है, उसी तरह से जो माइक्रोफाज है, टी सेल है, बी सेल है, इसके प्रोटीन के ऊपर एक पहचान होता है, उसी से पहचानी जाएगी कि माइक्रोफाज है, टी सेल्स है, बी सेल्स है। उसको माइक्रोफाज में कह देंगे CD4। इसका पहचान क्या है? CD4। जहां पे CD4 है, ये आपके वायरस, HIV वायरस का जो स्पाइन है ग्लाइकोप्रोटीन का 120 का, वही आकर के अटैच होगा। सबसे पहले HIV वायरस CD4 को पहचानेगा, जहां भी रहेगा वहीं जाकर के बाइंड करेगा अपना। एक बात क्लियर हो गई। दूसरा CCR5 एक और प्रोटीन है, ये क्या करती है? इस वायरस को अंदर आने में मदद करती है, हेल्प करती है। ये दो प्रोटीन है, ध्यान रखिएगा, CD4 और CCR5। ये अक्सर पूछा जाता है। CD4 प्रोटीन है माइक्रोफाज के ऊपर, इसकी आइडेंटिटी है, इसको HIV वायरस रिकॉग्नाइज करेगा और उसी पे स्पाइन से बाइंड करेगा। और जो CCR5 है, अब इसको दीवार को तोड़ के अंदर आने में इसकी मदद करेगा। जैसे कोई दरवाजा हो, मकान हो, मकान के अंदर दरवाजा हो, तो मकान के अंदर आने के लिए पहले दरवाजे पर जाना पड़ेगा, तो ये हो गया CD4 इसका दरवाजा। अब मकान के अंदर जाएंगे तो दरवाजा खोलना पड़ेगा, दरवाजा तो बंद है, तो खोलने वाला क्या हो गया? CCR5। दरवाजे पे जाइए, फिर दरवाजा खुलेगा तभी तो अंदर जाएंगे। तो अब ये CCR5 हेल्प कर दिया, अंदर आ गया। अब ये HIV वायरस अंदर आ गया, माइक्रोफाज सेल के अंदर आ गया, अंदर प्रवेश कर गया। जैसे ही अंदर प्रवेश करेगा तो बाकी और सब चीजें वहां ऊपर रह जाएंगी, केवल RNA उसका, यानी जेनेटिक मटेरियल, और उसके दोनों रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और इंटीग्रेस दोनों एंजाइम के साथ, ये देखिए ये सेल के अंदर आ गया। वायरल DNA प्रोड्यूस बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये आ गया इधर। अब इस सेल के अंदर, माइक्रोफाज के सेल के अंदर आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई। बहुत सारी चीजें इसमें नहीं लिखी हैं, फिर से एक बार समझ लीजिए। लाइफ साइकिल बहुत टफ है इसकी, आप नहीं समझ पाएंगे तो नहीं समझ पाएंगे इसको।
HIV वायरस चारों तरफ से ग्लाइकोप्रोटीन की स्पाइंस बनी हुई 122 की स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया। जैसे ही ब्लड के अंदर आएगा माइक्रोफाज ल्यूकोसाइट्स को ढूंढेगा, जहां माइक्रोफाज मिल जाएगी उसके बाद उस माइक्रोफाज के सेल के ऊपर CD4 को रिकॉग्नाइज करेगा, CD4 पे स्पाइन से बाइंड करेगा और CCR5 जो एक प्रोटीन है इसी माइक्रोफाज के ऊपर है, वो इसको हेल्प करेगी अंदर आने में। तो ये दीवार को वाल को डिसॉल्व हो जाएगी और इसमें से RNA HIV वायरस का जेनेटिक मटेरियल जो RNA है डबल स्ट्रैंड प्लस दोनों एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और इंटीग्रेस दोनों एंजाइम के साथ सेल के अंदर आ जाएगा। अब जैसे ही सेल के अंदर आ जाएगा, अब आगे प्रक्रिया देखिए क्या होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इस RNA को DNA में बदल देगा। हो गया, अब तक तो RNA था, अब जब सेल के अंदर आ गया, इसके साइटोप्लाज्म आ गया माइक्रोफाज के, तो अब ये RNA DNA में बदल गया। देखिए अब ये RNA अब DNA में बदल गया। देखिए वायरल DNA, वायरल RNA इंट्रोड्यूस इनटू द सेल, RNA आ गया, इंटू सेल आ गया। अब ये वायरल DNA इनकॉर्पोरेट्स इनटू द सेल। पहले क्या होगा, पहले RNA DNA में बदलेगा। कौन बदलेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज RNA को DNA में बदल दिया। अब उसका काम खत्म हो गया। RNA वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम खत्म हो गया। अब उसने RNA को DNA में बदल दिया बस। अब जैसे ही RNA DNA में बदल देगा, अभी उसके पास इंटीग्रेस एंजाइम है। अब ये DNA क्या करेगा, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस पोस्ट के अंदर होते हुए न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा, जहां पर होस्ट का DNA है। यहां DNA है होस्ट का। अब जैसे ही होस्ट के DNA के अंदर जाएगा, इंटीग्रेस एंजाइम का काम शुरू हो गया। ये इंटीग्रेस एंजाइम होस्ट के DNA को कट करेगा और वायरल के DNA को जोड़ देगा और उसी को इंटीग्रेट कर दिया। दोनों एंजाइम्स का काम हो गया। अब ये हमारा जो वायरल का DNA है होस्ट के DNA को हाईजेक कर लेता, उसी को इनकॉर्पोरेट हो गया, उसी में एक हो गया, दोनों एक हो गए। क्लियर? अब दोनों जब एक हो गए, अब ये DNA क्या करेगा, RNA बनाएगा। कहेगा बनाओ भाई RNA। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन शुरू होगा। DNA क्या काम है? ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन होगा, मैसेंजर RNA बनेगा, वो मैसेंजर RNA प्रोटीन बनाएगी। अब एक तरह से प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगी, बहुत सारी प्रोटीन्स बनना शुरू हो जाएंगे। देख रहे हो, एक नहीं सैकड़ों प्रोटीन बनना शुरू हो जाएंगे और वो प्रोटीन चारों तरफ से कैप्सिड की खोल बना लेंगे, प्रोटीन से घेर लेंगे और चारों तरफ से करीब 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 ये HIV वायरस का पूरा असेंबलिंग हो जाएगी। एक HIV वायरस का पूरा एक ढेर बन जाएगा। ये क्लियर हो गई बात? उसमें से जो स्पाइंस है, कैप्सिड थे, ग्लाइकोप्रोटीन थी, सारी चीजें माइक्रोफाज के सेल के अंदर प्रोटीन है, सबका असेंबलिंग हो गई। एक DNA वायरस आया, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में HIV वायरस नया बन गया। जब वो नया बन गया, अब क्या होगा, अब ये बना हुआ जो वायरस है HIV वायरस, अब इस सेल को तोड़ेगा नहीं। ध्यान से सुनिएगा, इसको तोड़ेगा नहीं। आराम से एक्सोसाइटोसिस, दो चीजें होती है, एक एंडोसाइटोसिस, दूसरा एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस के माध्यम से ये जितने भी HIV वायरस है बाहर निकलेंगे। जब बाहर निकलेंगे तो ये जो माइक्रोफाज का सेल वाल है उससे घिरा रहेगा। देखिए सभी की सभी बाहर आ जाएंगी, सेल अपने आप, सेल रैप्चर नहीं होगी। ये रिजर्वायर का काम कर रही है, बाहर आ गई। अंदर प्रवेश करते समय एंडोसाइटोसिस हुआ, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के माध्यम से इनिशियली इन्वेजिनेट हुई, सेल का इन्वेजिनेशन हुआ, और जब एक्सोसाइटोसिस हुआ तो सेल का फोल्डिंग हुआ। इन्वेजिनेट करके अंदर आई, फोल्डिंग करके वापस गई। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो खोल है इसके ऊपर बनी रह गई। बहुत सारे HIV वायरस माइक्रोफाज से बाहर आ गए।
और चीज एक ध्यान रखिएगा, जिस समय ये प्रोटीन की सिंथेसिस यहाँ पे हो रही है, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, उसी समय ये जो आरएनए वायरस, ये जो डीएनए का वायरस का जो डीएनए है, इसमें एक सीक्वेंस में बदल जाता है इसका। इसलिए आते समय जो वायरस था, जो जिसका डीएनए था, वो जब माइक्रोफाज बन करके सेल से बाहर जा रहा है तो उसका रूप बदल गया, वेरिएंट हो गया, अलग चेंज हो गया वो, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसके सीक्वेंस बदलते रहते। इसकी गजब की स्थिति है, इसकी ताजुब मानता हूं इसके बिहेवियर के बारे में, इस वायरस के बारे में। इसका सीक्वेंस बदल जाता है, आते समय कुछ और था, जाते समय रूप बदल गया। क्योंकि हम जानते हैं कि डीएनए बेस पेयर के जब सीक्वेंस को बदल दें तो बदल जाता है, इसका सीक्वेंस अपने आप बदल जाता है। अब जो निकल रहा है दूसरा है। अब क्या करेगा, निकलने के बाद टी सेल को पकड़ेगा, टी सेल पे भी क्या होता है, यहां पे CD4 है, वहां पे भी CD4 है, यहां CCR5 है, वहां CCR4 है। सेम प्रक्रिया T4 पर भी होती है, टी सेल पे भी होती है, सेम चीजें वहां भी ऐसे होगी, वहां से भी निकलेगा। यह प्रक्रिया चलती रहेगी, बहुत सारे HIV वायरस बनते रहेंगे, पेशेंट को नहीं मालूम होगा, 1 महीने 2 महीने साल भर नहीं मालूम होगा। यह प्रोसेस चलता रहेगा। 1 साल के बाद जब टी सेल एकदम डाउन होगी और सिम्टम्स तब आना शुरू होंगे, तब तक कुछ नहीं रहेगा, सब खत्म रहेगा, क्योंकि जितनी की जितनी माइक्रोफाज और टी सेल है सबको हाईजेक कर लिया गया। इसीलिए इसका कोई क्योर नहीं है। इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल माइक्रोफाज और टी सेल में HIV वायरस का चलती है। इसीलिए इसका कोई क्योर नहीं है, क्योंकि जो HIV वायरस का डीएनए आया, आरएनए के रूप में डीएनए आया, और इसके अंदर कई रूप बदल गए, कई बार यहां बदल गया, टी सेल के बाद जाएगा, फिर दूसरा रूप हो जाएगा, उसका सीक्वेंस बदलता रहता है। इसलिए एक ही बॉडी में, एक ही आदमी के अंदर, एक ही पेशेंट के अंदर जो HIV वायरस है वो कई तरह के हैं, क्योंकि वो वेरिएंट हो रहे हैं। उसके जो सीक्वेंस से बदल रहे हैं, बदलते रहते हैं, अपने आप बदल जाते हैं, इसका नेचर है। इस तरह से इसका लाइफ साइकिल चलती रहती है, और इसीलिए इसका कोई क्योर नहीं, क्योंकि हमारे डीएनए का पार्ट हो गया है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और सारी की सारी इसके पार्ट जितने हैं स्ट्रक्चर के, सब असेंबल हो गए, बाहर निकले आराम से। पहली बार ये टूटेगा नहीं माइक्रोफाज, लेकिन दोबारा फिर जब आएगा सेकेंड राउंड में, जब इसको अटैक करेगा, अब सेकेंड राउंड में जब आएगा तब ये रैप्चर हो जाएगा। लेकिन पहली बार फर्स्ट राउंड में रिजर्वायर ग्रुप में खूब सारा बना देगा, रैप्चर नहीं होगा, एक्सोसाइटिस के माध्यम से HIV वायरस बाहर आएगा। लेकिन सेकेंड राउंड में बदल गया है, क्योंकि इसका सीक्वेंस बदल गया, वो जो HIV वायरस था वो नहीं है, वेरिएंट बदल गया। अब दूसरी बार जब आएगा तो इसको ब्रस्ट कर देगा। इसके जो सीक्वेंस बदलने से इसका, इसी कहते हैं वेरिएंट बदलता रहता है, कई तरह के हैं, इसलिए कोई इलाज नहीं है। एक कोई एंटीबायोटिक्स या कोई वैक्सीन बनाई गई, दूसरा बदल गया, तीसरा बदल गया, इसीलिए कोई इसका इलाज नहीं। इस तरह से HIV वायरस हमारे बॉडी में इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है माइक्रोफाज और टी सेल्स में, और एक असाध्य बीमारी का रोग लेती है, और पेशेंट कोई इलाज नहीं है इसमें। फिर अंत में जो है वो देखिए, यही सब लिखा है इसमें, बॉडी में यही सब चीजें इसमें हमने जो बता दिया है, सब वही सब इसमें चीजें लिखी हैं। तो इस तरह से इसका जो है वो हाउ HIV अफेक्ट द बॉडी, इस तरह से साइकिल माइक्रोफाज और टी सेल में चलती रहती है। आई होप कि इसको आप समझ गए होंगे। अब आ जाइए जरा सा, इसका क्या है ट्रीटमेंट, डिटेक्शन क्या है, इसको कैसे जांच की जाएगी। डिटेक्शन के लिए एलिजा एक जांच है, एलिजा के जांच के माध्यम से हो जाएगा। एड्स कैन बी डिटेक्टेड बाय एंजाइम लिंक्ड immunodisorder assay, यानी ELISA, which is a biochemical test that helps in the detecting of the presence of antibody or antigen reactions. Another test, Western blot, भी यानी ELISA के माध्यम से ये डिटेक्ट होगा। ELISA एक टेस्ट होता है, आप पढ़ लेंगे, हम लोग पढ़ाया भी गया है। इस माध्यम से इसको डिटेक्ट किया जाएगा। इसकी जांच में, जांच ELISA के माध्यम से होती है।
ट्रीटमेंट क्या है? पर्सन सफरिंग फ्रॉम एड्स कैन बी गिवन एंटी वायरल ड्रग्स टू इंक्रीज द लाइफ स्पान ऑफ अ पर्सन अप टू नेचुरल डेथ। डेथ तो होना है, एंटी वायरल ड्रग्स दिए जाते हैं। अब कुछ रहता नहीं है, केवल ड्रग्स दिए जाते हैं, जल्दी से जल्दी जब तक वो जिंदा रहे तब तक वो ड्रग्स दिया जाता है। प्रिवेंशन क्या है? इसका बचा कैसे जाए, चूंकि इसका इलाज है नहीं तो बचा कैसे जाए? चूज ऑफ सेक्सुअल सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सेक्सुअल रिलेशन सोच समझ के। दूसरा, लिमिटिंग नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर्स। आपके चूंकि वो सीमन फ्लूइड से एक्सचेंज से होगा, इसलिए सोच समझ के संबंध बनाना चाहिए। सिरिंज और निडल्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो स्टरलाइज होना चाहिए। तीसरा, प्रोमोटिंग रेगुलर चेकअप, बीच बीच में आदमी को अब चेक भी कराते रहना चाहिए। टी सेल या माइक्रोफाज जब डाउन होंगी तो समझ लीजिए खतरे की घंटी बज रही है। उसके बाद क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय भी इसको जांच पड़ताल के ब्लड डाला जाए, किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड तो नहीं है। अवेयरनेस अमंग पीपुल व्हिच डन विद द हेल्प ऑफ नेशनल एड्स कंट्रोल, जागरूक किया जाए। और उसके बाद मदर चाइल्ड मिल्क, इसको भी चेक किया जाए। तो इस तरह से हम देखेंगे कि एड्स जो है एक डेंजरस बीमारी है, इस कैसे फैलती है, एड्स क्या है, इसका वायरस का स्ट्रक्चर कैसे है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे है, इसकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है, इसके प्रिवेंशन कैसे किया जा सकते हैं, अगर हो गया तो इसका क्योर क्या है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस कर दिया। आई होप कि ये एड्स डेंजरस बीमारी के बारे में आप समझ गए होंगे, और इसमें से जो भी सवाल आएंगे आप उससे कर ले जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।